इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ गए हैं और इस दौरान कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और होप दैट माय वॉइस इज नाउ मोर क्लियर। और अब हम चलते हैं सीधे ही हमारे यस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या है, जो आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। एक कन्वेंशन लिया, एक जो मॉडर्न कन्वेंशन है वो क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल्स हैं है ना, उनको आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखना है, उसी में एक्सप्रेस करना है। इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को भी आपको रिडक्स रिएक्शन ही लिखना है इफ यू आर राइटिंग इंडिविजुअल रिएक्शन। ओके, यदि आप लोग एनोडिक और कैथोडिक प्रोसेस बता रहे हो तो एनोडिक में आपको ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये देखो, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये सारी की सारी। ठीक है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इस कॉलम में रिड्यूस्ड फॉर्म है। ओके, और ये इनके वोल्ट में इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, जिनको एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दे आर सेम एंड वन। ये आप चीज समझ लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं डिफॉल्टली, इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई बात नहीं होगी, है ना। तो कल हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी जिसकी डिस्कस की थी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी, है ना। आप लोग इस बात को मेरे ख्याल से वैसे ही समझ जाओगे कि हाइड्रोजन के साथ यदि हम लोग कंबाइन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड को, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा या एनोड बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स एसआरपी वैल्यू। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यदि उसकी एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास हो तो। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 298 के पर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है, यदि वो हमारे पास है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा, है ना। और उसके लिए मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी अब हम अभी बात करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इन्होंने कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन वाला जो कपल है, ये जो रेडक्स कपल है हाइड्रोजन वाला, है ना, उससे ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग है। और यदि वो पॉजिटिव है इसका मतलब वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना। तो इन सब की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ओके, यस। अब कल जो हमने बात की थी, तो फ्लोरीन क्या है बताओ जरा, फ्लोरीन क्या है ना। फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट, बताओ। फ्लोरीन वाला जो रेडॉक्स कपल है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अब एक चीज आप समझ लो जो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड आए हुए हैं। आप जो हमारी जो शीट है जेई और नीट की, उसमें देखना आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन के काफी सारे क्वेश्चंस हैं और दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एसआरपी। ओके, ठीक है, क्योंकि है ना। तो ये हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है F माइनस, ये क्या है, ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसी को भी रिड्यूस करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। ये मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म है ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा ये रेडॉक्स कपल है ना, ये जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2F माइनस, इसका जो एसआरपी वैल्यू है वो हाईएस्ट है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ हाईएस्ट है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये 2.87 वोल्ट है, ये हाईएस्ट है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता। ओके, तो हाईएस्ट, मैंने कल 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए थे, वो आप लोग मुझे बताओगे क्या? सर लिथियम हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, लिथियम तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने एक बताया था एसआरपी वैल्यू इज ग्रेटर मीन्स, ये क्या थे, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी? रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। तो एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, ये जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख रहे हो ना,
ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आप बोल सकते हो, कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि रिड्यूस्ड फॉर्म किसकी ज्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात है रिड्यूस्ड फॉर्म उसकी ज्यादा स्टेबल है जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म उसकी ज्यादा स्टेबल है इसीलिए तो वो रिड्यूस होना चाहता है। तो जो फ्लोरीन की रिड्यूस्ड फॉर्म ये है F माइनस, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो F2 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। बात आपको समझ में आ रही है। तो SRP वैल्यू यदि मैक्सिमम है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ज्यादा SRP वैल्यू का मतलब है उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है ना। तो उसका, और जिसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड बनाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो ये हमने कल कर लिए थे। अब हम लोग लिथियम पे आ जाते हैं। लिथियम वाले जो कपल है उसकी वैल्यू बताना भाई, किसी को ध्यान में है क्या? ये देखो, अब ये मैंने मेटल की मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखी है ये, क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, इसलिए मेटल की भी रिडक्शन रिएक्शन ही लिखी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, जबकि ये हम जानते हैं लिथियम का कभी रिडक्शन Li प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कभी Li नहीं बनाता है, हमेशा Li इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Li प्लस बनाता है, ठीक है। तो इसका माइनस में कितना है 3.06 राइट वोल्ट। तो ये माइनस की जो वैल्यू है ये सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसकी प्रोसीड होने की टेंडेंसी सबसे कम है, सबसे कम है, ठीक है। ये कभी प्रोसीड नहीं होती है, इसलिए जो आपका लिथियम है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया लिथियम, ठीक है। और आपका जो Li प्लस है वो क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये खुद कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता, और जब ये खुद रिड्यूस होगा तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये खुद कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसका मतलब सामने वाले को कभी रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहता। अब ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस ये मैं काफी बार बार यूज ले रहा हूं, आप लोग इन टर्म्स के फेमिलियर हो जाइए कि जो खुद जिसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो Li जो है उसकी टेंडेंसी है खुद ऑक्सीडाइज होने की, Li प्लस बनाने की, इसलिए खुद ऑक्सीडाइज होता है तो सामने वाले को रिड्यूस करता है, इसलिए Li की हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है SRP, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं SRP वैल्यू लोएस्ट है, इसकी लोएस्ट है तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। और आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। आज हमारा सब कुछ सही है, क्लास में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेरा मतलब है कि कल जो हो रहा था वो पेन आज फ्लॉलेस काम कर रहा है, कोई बात नहीं, वी हैव सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अब एप्लीकेशंस में एक एक देखते जाओ भाई। सबसे पहला जो आप लिखोगे वो लिखोगे टू कंपेयर, फटाफट लिखते जाओ, या आपने कल लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, मैं नहीं लिख पाया था कल। टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, फटाफट लिखते जाओ आप लोग। और अब आप लोगों को पता है कि एक एंड पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक एंड पे क्या है भाई, फ्लोरीन, ठीक है, एक एंड पे क्या है, लिथियम। ओके, इन दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है, हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू है 0.0 वोल्ट। लिथियम की वैल्यू है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना, 3.06। ओके, ठीक है। अब देखते जाओ हम क्या करते हैं। फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो है, हाईएस्ट वैल्यू है 2.87, ठीक है। अब देखो इसको बोलने का तरीका भी अलग अलग है। अब फ्लोरीन को आप ऐसे भी बोल सकते हो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और लिथियम को बोल सकते हो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, फ्लोरीन को बोल सकते हो कि इसकी SRP वैल्यू सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट SRP वैल्यू, और लिथियम को बोल सकते हो लोएस्ट SRP वैल्यू, इसकी लोएस्ट है ना, माइनस में सबसे ज्यादा, इसका मतलब लोएस्ट हो गई, ठीक है। अब यहां से यहां तक आ रहे हो, यानी कि ये पॉजिटिव के साथ वैल्यू है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव 2 मान लो, पॉजिटिव 1 मान लो, ठीक है, और फिर 1 आ गया, फिर यहां से -1 मान लो, -2 मान लो, और फिर -2.5 मान लो, और फिर -3.06 आ गया। इस तरह से ये हम
इधर से इधर हायर पॉजिटिव से हायर नेगेटिव वैल्यू की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब इधर से इधर जाएंगे। फ्लोरीन को पूरी दुनिया जान गई है भाई, क्या है बताना जरा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, ये क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ये लो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी इधर से इधर, है ना। और आपका ये हमने कल बनाया उससे उल्टा हो गया ना, आपने यदि कल वाला नोट किया होगा तो। Yes, sir. It's opposite. हाँ Yes. कोई बात नहीं। और मुझे भी अभी लगा कि कल हमने ये माइनस से प्लस की ओर हम गए थे। ओके कोई बात नहीं, आप लोगों को बात समझ में आ रही है। MgPH ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो गई। ठीक है, इतनी बात हमने कल की थी और हम इसके बाद में आगे अटक गए थे, राइट। तो अब हम लोग अगला जो फीचर है वो लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखेंगे। अच्छा इसी में हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट आप मुझे ऑर्डर बताएंगे। ओके, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का, वो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप, है ना। ठीक है, बहुत इजी है। तो बेसिकली हम लोग कल यहाँ अटक गए थे, मुझे कुछ इलेक्ट्रोड्स लिखने थे, ये मैंने कुछ इलेक्ट्रोड में लिखा हूँ। ये देखो, इलेक्ट्रोड को कैसे डिनोट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आती है, बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म आती है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो जैसे रिडक्शन रिएक्शन है वैसे ही लिखते हैं, चाहे उसका हो ऑक्सीडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस। ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी एसआरपी वैल्यू मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, आप फटाफट इलेक्ट्रोड्स लिखते जाइए। अगला है Zn2+ Zn, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है आपके पोटेशियम, है ना। ये तीन आपके सामने रेडॉक्स कपल हैं और इनकी एसआरपी वैल्यूज है, इसकी है 0.44 माइनस 0.44, इसकी माइनस 0.76 और इसकी है माइनस 2.93। ओके, अब आपको क्या देना है, फटाफट आप लोगों को नंबर 1 क्या है इसमें, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, फटाफट कर लो भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, फटाफट बता दो मुझे, सबसे ज्यादा कौन होगा। इंक्रीजिंग देना है ना, यस, फटाफट दे दो। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी फटाफट दे दो। क्या हुआ, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई। बहुत सिंपल सी बात है, एक बात मुझे बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है ना, वो खुद क्या होता है बता दो जरा। Reduce. खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसकी है, सर आयरन की। आयरन की हाईएस्ट है इन तीनों में। ठीक है, तो आयरन की खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की ऑक्सीडाइज टेंडेंसी करेगा। ज्यादा है। ठीक है, इसलिए, है ना, पोटेशियम सबसे पहले और उसके बाद में आपका आएगा Zn और उसके बाद में आएगा Fe। और ये बात सही भी है, देखो आप पोटेशियम के लिए देखो, पोटेशियम की जो लोएस्ट है यहाँ पर एसआरपी वैल्यू, इसका मतलब ये खुद कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता। ये जो K+ है ये कभी रिड्यूस नहीं होना चाहता है। ठीक है, हमेशा K ऑक्सीडाइज होकर के K+ बनाना चाहता है। तो K की यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा है, K+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें भी आप कर सकते हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये तो ऑपोजिट हो जाएगा ना। कहाँ दिक्कत है, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बताओ जरा। ये देखो, इसको आप कैसे करोगे, देखो बात को समझ लो। यहाँ पर आयरन की एसआरपी वैल्यू इन तीनों में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ आयरन की खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इनकी सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ओके, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, है ना। तो ये हमने एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे ये दोनों हमने ऑर्डर प्रिडिक्ट कर लिए। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी सकता हूं यदि हमारे पास पीडीएफ ओपन है तो। है तो सही, चलो देखते हैं कुछ हमारे पास है क्या।
शायद हमें मिल गया है। ये देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। 36 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, और कहाँ आया हुआ है ये भी आपके सामने है। नीट 2011 में आया हुआ है, ये देख लो। हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये ऐसा बता रहा हूँ कि इस तरह के देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं जो आपके सामने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स ये दे दिया। अब इन्होंने पूछा है रिड्यूसिंग पावर का इनका ऑर्डर बताओ। जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के भी ऑर्डर हैं, कई तरह के क्वेश्चन है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको 42 में भी देखने को मिल सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, ये रिलेशन है। अब ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आप जानते हो क्या? बताओ जरा। मैं यहां लिखता हूं, पहले आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले मैं यहां लिखता हूं ईएमएफ। ईएमएफ, ओके। ईएमएफ जो है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं, ये आपके इसका रिलेशन बताओ, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताओगे, आप लोग सीधा आंसर निकालने में ज्यादा विश्वास करते हो, तो 42 का आंसर बता दो जल्दी से। ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ, है ना। आपको यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म देखने को मिल रही है ना। एनोड का इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, और कई जगह कैथोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। कोई बात नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ये आपने ऐसे ही तो किया है, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो ठीक है, बात आपको समझ में आएगी होपफुली। कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, सही है क्या ये? फटाफट हाँ ना करते जाओ। ये सही है, क्यों भाई? एनोड माइनस कैथोड क्यों नहीं कर सकते, बताओ जरा। किसी ने एनोड माइनस कैथोड लिख दिया, फिर आपको कहेगा ये भी सही है, तो आप कैसे वो करोगे उसको जस्टिफाई? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हाँ, इसलिए ज्यादा में से कम माइनस करना है। अच्छा, कोई कहे कि आपको ज्यादा में से ही कम क्यों माइनस करना है? कम में से ज्यादा माइनस कर लो, माइनस आ जाएगा उत्तर, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, माइनस नहीं आना चाहिए। हमेशा सेल तभी काम करेगा जब ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और उसको पॉजिटिव लाने के लिए कैथोड माइनस एनोड ही होगा। बात समझ में आई? इसलिए थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है। अब ये जो आप ई नोट, हम जहां भी चैप्टर में ये ई नोट लिख रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, तीनों नाम है इसके, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को एक मैंने रिलेशन दिया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि कहीं आपके सामने क्वेश्चन में आ जाता है, तो एक उसको ध्यान रखना आप लोग, एक इक्वेशन को ध्यान रखना, वो क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, किसी का भी हो जाए, है ना, इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है ना, ये ध्यान रहेगा आपके, है ना। अब आप ये इक्वेशन है ना 10 तरह से लिख सकते हो, ये वाली जो मैंने अभी लिखी है, ठीक है। ये आप 10 तरह से मान लेते हैं। एनोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो आप यहां क्या करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये तो है ही है ना, माइनस ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है ना, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो वो कैसे लिखेंगे? वो हम यहाँ इसकी वैल्यू अभी पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लेंगे निगेटिव, तो ये आएगा निगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये लो भाई, बात समझ में आ गई आपके? तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी एक इक्वेशन हो गई। अब आपने यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लिया है, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का भी ले सकते हो, है ना। कैसे भी करके ये रिएक्शन कई सारे तरीके से ये बन जाएगी। अब आपको मेरे ख्याल से आप पकड़ लोगे इस क्वेश्चन को। ये देखो इसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सही बात है क्या? ये पहला वाला देखना जरा, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है इसने। बताओ, पहला वाला देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सही है क्या? नो सर। नो सर। क्यों भाई, कैसे सही नहीं है? आप देखो, एक चीज का आप ध्यान रखना, हमेशा ही आपको सबसे पहले करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहां भी लिखा हुआ है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो और साइन उसका कर दो इन्वर्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया हुआ है ना, इसको आपको यहां माइनस लगा करके इसको लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, वो एक्यूरेट है क्या, उसको चेक करना है अब आपको। बात समझ में आई? इसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, इसको माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दो और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसको चेक करना है। ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये तो वैसे प्लस, ये बात ये भी देखो, ये भी अच्छा है, ये प्लस कर दिया इसने, ये सही बात है क्या ये? नो सर। ये सही बात नहीं है ना, प्लस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, तो फिर कौन सा सही है इसमें से? सर बी। सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ दोनों सही है क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अच्छा, इस ये पूरी इक्वेशन ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है। ठीक है, तो 42 फटाफट देखते हैं 42 क्या कहता है ना। और 42 के हमारे पास कुछ ऑप्शन मिले तो हैं, ए ऑप्शन सही है। अब ए चल के देखते हैं भाई क्या है, क्या किया है आखिर आप लोगों ने। ये देखो, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं अप्लाई करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। ये देखो, ए सही है और हमें सही जवाब दिया था, है ना दर्शिका ने, तो ये हो गया सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, है ना। आपको कॉन्सेप्ट के साथ रहना होगा। एक जो मैंने फॉर्मूला दे दिया उसको याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं भी दिखे न्यूमेरिकल में, कहीं भी उसको सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखनी है, साइन आपको इन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना। तो अब आप लोग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये सारा कन्वर्ट कर लोगे, भूलना नहीं। फ्लो कभी भी आप भूल जाओ तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन, आप जानते हो फ्लोरीन कभी ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करता, F+ कभी नहीं बनता, F- ही बनता है। तो फ्लोरीन कि खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जो खुद रिड्यूस होता है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना याद रखना है आपको। और पी ब्लॉक में भी हम पढ़ चुके हैं कि हैलोजेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फ्लोरीन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लिथियम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। ओके, अब आप लोग लिख लो भाई सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है ना। सेकंड लिख लो, टू कंपेयर, क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, फटाफट लिख लो, रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब हम लोग, आपको समझ में आ गया कि एसआरपी वैल्यू को किस तरह से यूज लेना है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी और ये हम कंपैरिजन करते हैं। अब मुझे बताओ मेटल की रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी? उसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए या ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने बगल में रख लो भाई। क्योंकि बार बार ये हमें यहाँ पर खोलना पड़ता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो ये कौन से मेटल हैं, आप पहचान रहे हो इनको? ये देखो, ये कौन से मेटल है? ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, है ना। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है इनकी वैल्यू ये देखो निगेटिव में है सबकी सब। ठीक है, और लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब मेटल्स का क्या कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ना। तो यहाँ रिलेशन क्या निकल गया? रिलेशन बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, ग्रेटर देन निगेटिव वैल्यू, ग्रेटर देन निगेटिव एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू greater is the reactivity और electropositivity of the metal। लिख लो भाई फटाफट, greater is the reactivity और electropositivity
ऑफ द मेटल्स, ठीक है ना। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। तो हाईएस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा हो गया? लिथियम। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा हो गया? लिथियम, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो, जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता हो, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ओके, तो लिथियम हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईएस्ट रिएक्टिव, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ओके, यस। अब जो मेटल्स हैं उनको हम लोग तीन उसमें एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं मेटल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले ए ग्रुप देख लेते हैं। ए ग्रुप हमारा कौन सा है ना? ये है हमारे एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एल्कली फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले हैं ना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी जो एसआरपी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन -2.0 होती है। एसआरपी इज ग्रेटर देन -2.0 वोल्ट। ये लो भाई, -2 से ज्यादा होती है इनकी, तो इनकी रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी ज्यादा होती है। दे आर हाईली, फटाफट लिख लो, हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिख लिया आपने? दे आर हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इनकी लोकेशन बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। इनकी लोकेशन मैं आपको फटाफट बता देता हूं कहां पर है। ये जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल्स हैं, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये देखो, हमने -2.0 से ज्यादा वालों का किया है ना, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा आपका, ठीक है। यस, -2 से लेकर के ये देखो, ये सारे के सारे जो मैंने अभी किए हैं, इनकी -2 से लेकर के -3.0 तक है, 3.05 तक है लिथियम की। अच्छा, लिथियम की हम 3.06 ले रहे हैं, ये 3.05 है, कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये 4-5 मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है। बात आपको समझ में आ गई? तो -2 से -3.05 तक जो मेटल्स हैं हमारे, ठीक है, एसआरपी वैल्यू ग्रेटर देन निगेटिव एसआरपी वैल्यू बोल सकते हैं इसको, निगेटिव वैल्यू ऑफ निगेटिव एसआरपी, ठीक है ना। वो आपकी 2.0 से ज्यादा होनी चाहिए। कौन कौन से मेटल हैं ऐसे, बताना जरा, जो हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं? अच्छा, एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए ना आपका, पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, लिथियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। बी ग्रुप देख लेते हैं। बी ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम टू निकिल, एल्यूमिनियम टू निकिल, इनकी जो एसआरपी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 टू इनकी एसआरपी होती है 0 टू -2.0 वोल्ट। ये लो भाई, ये यहां तक है। ये जो पहला हमने ग्रुप लिया था, ये लिया था -2.0 टू -3.05, ठीक है। और ये जो सेकंड ग्रुप ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जिसमें एसआरपी वैल्यू इतनी है। ये कौन से मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? एल्यूमिनियम टू निकिल हैं। ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव। ओके, सी ग्रुप लेते हैं भाई, ये बड़ा सी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी ग्रुप में हमारे चापा मेटल्स हैं। कौन से हैं? CHAPA, चापा मेटल्स, ठीक है। इनको चापा मेटल्स बोलते हैं। और चापा मेटल्स की एसआरपी क्या होती है? इनकी विचारों की पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने की वजह से अब आपको पता चल गया, पॉजिटिव है इसका मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये कैथोड का काम करेंगे कि एनोड का? बताओ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। कैथोड का काम करेंगे। और ए और बी वाले हैं वो एनोड का काम करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो चापा मेटल्स हैं, चापा मेटल्स बेसिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी एसआरपी वैल्यू काफी ज्यादा है। लेस रिएक्टिव, क्योंकि मेटल के लिए क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब उसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। कौन? ये हमारे चापा मेटल्स। अब आप कहोगे सर चापा क्या है बोल करके, ऐसा तो कोई मेटल होता नहीं है। तो चापा का आइडिया है क्या किसी को? बता दो। नहीं है? कॉपर, Hg, Ag,
प्लेटिनम और AU, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि इनकी SRP वैल्यू, यही वो मेटल हैं जिनकी SRP वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ लो भाई, इनके अलावा आपको कोई भी दिखे निगेटिव कर देना। यही वो मेटल्स हैं जिनकी SRP वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और ये हम प्योर फॉर्म वाले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इनका वो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये वाला है, ये वाला है इनका, ये जो रिडक्शन की रिएक्शन है। बहुत सारे ऐसे मेटल भी होंगे जिनकी आयन टू आयन कन्वर्जन, आयन टू आयन रिडक्शन हो रहा है ना, उसकी पॉजिटिव हो, ओके, लेकिन ये जो आयन टू न्यूट्रल मेटल एटम कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए सिर्फ ये 5 ही मेटल हैं जिनकी क्या होती है, SRP वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओके। तो ये चापा मेटल्स हैं, आप कुछ याद रखो नहीं रखो, इन चापा मेटल्स को जरूर याद रखना है, इनकी SRP वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये काफी कम रिएक्टिव होते हैं, और इनको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एनोड का काम करता है, हाइड्रोजन कैथोड का काम करता है, नहीं सॉरी, ये कैथोड का काम करते हैं और हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा। इसके अलावा किसी भी मेटल से कंबाइन कर दो, आपका जो हाइड्रोजन है वो कैथोड का काम करेगा और बाकी सारे जिनकी निगेटिव वैल्यू है वो एनोड का काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक। अब इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग ये भी तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें EMF हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा ये है। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रिडिक्शन ऑफ EMF, ठीक है ना। और प्रिडिक्शन ऑफ सेल रिएक्शन भी, चलो वो कोई बात नहीं, वो उसी का हिस्सा है। अब हम लोग लेते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। अब आप मुझे ये बता दो, हाई रिएक्टिव मेटल का मतलब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे है, मतलब कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल वो है जिसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, जिसकी SRP की निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, या तो हम ये कह दें हाईली निगेटिव वैल्यू के साथ जिसकी SRP है वो जिसकी लेस निगेटिव या पॉजिटिव है उसको डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि लोअर SRP वैल्यू वाला जो मेटल है वो हायर SRP वैल्यू को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बहुत सिंपल सा लिख सकते हो, मेटल विद, लिख लो, मेटल विद लोअर SRP डिस्प्लेसेस, फटाफट लिख लो, हम काफी कन्फाइन करके ये सेंटेंसेस लिख रहे हैं, डिस्प्लेसेस द मेटल विद हायर SRP, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमने Zn प्लस CuSO4 ये कंबाइन किया तो ZnSO4 का सॉल्यूशन बन गया, प्लस में Cu डिस्प्लेस हो गया बेचारा, ठीक है। और एक रिएक्शन हम लगाएं, ये कॉपर प्लस ZnSO4 और ये बन गया CuSO4 प्लस Zn। बताओ कौन सी रिएक्शन इनमें से पॉसिबल होगी, फटाफट बता दो, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 1 मिनट से भी कम है। अब इनकी वो देख लेते हैं, SRP वैल्यू देख लेते हैं। Zn की है -0.76 और कॉपर की है प्लस में 0. ये तो चापा मेटल में आ गया ना कॉपर, तो है ना, तो फर्स्ट वाली होगी सर, ये फर्स्ट वाली पॉसिबल होगी, क्योंकि जिसकी जितनी कम होगी वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक डिस्प्लेस करेगा, तो फर्स्ट वन इज फिजिबल, सेकंड वन इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। तो नॉन मेटल का जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन देख रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि हायर वैल्यू होगी नॉन मेटल की तो क्या होगा, वो लोअर वैल्यू वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल देखो आपके सामने है, Cl2 की SRP वैल्यू आपके सामने है और Cl2 वाला जो रेडॉक्स कपल है उसकी और आयोडीन वाले रेडॉक्स कपल की। अब आप मुझे फटाफट बता दो कि यहाँ पर Cl2I- को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, मीन्स सॉल्यूशन ये बनेगा कि नहीं बनेगा, KCl बन जाएगा, ठीक है, और I2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो क्या हुआ, Cl ने I को डिस्प्लेस कर दिया, I- को, है ना, और यहाँ पर Cl बन जाएगा,
हाँ, ये रिएक्शन यहाँ पर फिजिबल है, ये नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो मैं आपको दिखा दूं क्या एक क्वेश्चन, मुझे शायद दिखा था कहीं ना कहीं, होना तो चाहिए। ये देखो नॉट फिजिबल, 50 नंबर क्वेश्चन, ये सारा वही है, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है, आपको ये भी पता चल गया है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो एसआरपी वैल्यू का जो यूज है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले पे, अगला पॉइंट लेते हैं, फटाफट लिख लो भाई। 6 नंबर लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये लो, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? एक रिएक्शन आपने लोअर क्लासेस में बहुत ही बार पढ़ी होगी, एसिड की रिएक्शन मेटल से कराओ और उसका बन जाएगा सोल्ट प्लस में H2 गैस। ये पढ़ी है ना आपने? बताओ जरा, ये रिएक्शन लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि एसिड की रिएक्शन मेटल से कराओ, सोल्ट बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम कौन कौन से मेटल कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, मैं 2 रिएक्शन लिखता हूं, आप मुझे फटाफट बताएंगे कि ये काम, ये रिएक्शन फिजिबल है और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये LiCl बन गया, प्लस में H2 गैस निकल गई यहाँ पर, है ना। ठीक है, और एक हमने HCl की रिएक्शन कराई किससे? कॉपर से, और ये यहाँ पर कॉपर का क्लोराइड बन गया, प्लस में H2 गैस। यस, फटाफट बता दो, इनमें से एक फिजिबल नहीं है, कौन सी नहीं है वो बता दो मुझे फटाफट, फटाफट बता सकते हो क्या आप लोग? एक कौन सी नहीं है? आपको पकड़ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं आया क्या? हमारे चापा मेटल्स है ना, उनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है, बात को समझो जरा, उनकी एसआरपी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ओके, अच्छा मुझे ये बता दो, यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, बता दो जरा। हाइड्रोजन का तो रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है ना, H+ का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ओके, और मेटल का क्या हो रहा है? मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर Li+ और यहाँ पर Cu+ है, इसमें दोनों केसेस में। ठीक है ना, तो ये मेटल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ये सिचुएशन कब होगी? देखो, मेटल का ऑक्सीडेशन कब होगा, यानी कि मेटल क्या बनाएगा? एनोड, और एनोड कब बनता है? जब उसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है? कम। बात समझ में आई? ठीक है, तो लिथियम के केस में हाइड्रोजन की एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन वाला जो है उसका रिडक्शन होगा, तो ये हो भी रहा है और ये बात सही है। लेकिन कॉपर के केस में कॉपर की एसआरपी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो कॉपर और हाइड्रोजन को कंबाइन कराएंगे तो किसका रिडक्शन होना चाहिए? बताओ जरा, किसका रिडक्शन होगा कॉपर और हाइड्रोजन में? बोलो, बता भी दो। एक तो H+ है ना, ठीक है, और एक कॉपर है। ओके, तो किसका रिडक्शन होना चाहिए? Cu का रिडक्शन होगा या हमारे H+ का रिडक्शन होगा? बताओ, चलो ये दोनों है, Cu+ है और H+ है, किसका रिडक्शन होगा पहले? किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? बताओ। चलो इनका वो देख लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं, हाइड्रोजन वाले का क्या है अभी आपको समझ में आएगा। ये है हाइड्रोजन हमारा और ये है 0.0 वोल्ट, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Cu। यहाँ पर क्या लिया है हमने? चलो इसको Cu2+ ले लेते हैं ताकि ये ठीक है, ये यहाँ पर इसको Cu2+ ले लेते हैं, तो ये हमने Cu2+ Cu, ठीक है, 0.36 वोल्ट। ओके, अब बताओ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिडक्शन कहां पर होना चाहिए? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो हमारा कौन है? कॉपर। यस, वेरी गुड, तो कॉपर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और ये जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है ना, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और वो कॉपर को रिड्यूस करेगा, वो फिजिबल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता,
है ना। इसको अपन दूसरे तरीके से और समझते हैं कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो किसकी ज्यादा स्टेबल है, कॉपर की ज्यादा स्टेबल है और हाइड्रोजन की। बताओ किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बता दो। अरे रिड्यूस्ड फॉर्म किसकी ज्यादा स्टेबल है, ये देखो, ये दोनों मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिख दी है ना। एसआरपी वैल्यू क्या कहती है, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है, बताओ। जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म यहां पर कॉपर की ज्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन से, इसलिए कॉपर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को, क्योंकि उसकी खुद की रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर भी ये देखो, कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है ना, ये यहां पर नहीं कर सकता। ओके, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब कॉपर जो है वो HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आप कॉपर की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप और कोई भी आपका मेटल है जिसकी वैल्यू निगेटिव हो, उसकी रिएक्शन यदि आप HCl से कराएंगे तो आपको वहां पर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी मेटल, यदि उसकी निगेटिव, मेटल लिख लो आप लोग, मेटल विद निगेटिव एसआरपी, ये लो, मेटल विद निगेटिव एसआरपी डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये लो भाई, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर सकता है, वही मेटल जिसकी क्या हो, नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे चापा मेटल्स है ना, CHAPA, ये जो चापा मेटल्स हैं ये आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। आप लोग लिख सकते हो, कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज SRP इज इक्वल टू पॉजिटिव और ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इनकी SRP ग्रेटर देन हाइड्रोजन होती है, तो इनका रिडक्शन होगा ना, H2 का रिडक्शन थोड़ी होगा। ओके, ठीक है ना। कहीं से भी कोई हाँ ना की आवाज आ नहीं रही है, और या मैं सुन नहीं पा रहा हूं, एक बार कोई बोलना कुछ भी। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, यस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे, देखो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लेते हैं, ओके, है ना। एक और देख लेते हैं, चलो इसी बात पे एक और देख लेते हैं भाई, ठीक है। एक आपकी देख लेते हैं, ये कौन सी हो जाएगी, नंबर 8 हो जाएगी क्या ये? ओके, प्रिडिक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, फटाफट लिख लो। प्रिडिक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इनकी इनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको समझ जाओगे ना तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, फटाफट लिख लो, मैं जो लिख पा रहा हूँ वो, लोअर द reduction potential SRP, lower the reduction potential, greater is the electropositive character। ये बात सही है क्या? कंफर्म करते जाओ, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सही बात है क्या? SRP वैल्यू लोअर होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्या? यस, ये बात सही है, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी SRP वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट है, -3.05, ठीक है। तो जितनी कम SRP वैल्यू होगी उस मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, उसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और क्या होगा, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी of
इट्स ऑक्साइड। ये लो भाई, ये बहुत सिंपल सी बात है ना। कोई भी मेटल की यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका जो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात आपको समझ में आई? उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये अब आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यदि वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा कब होगा? जब उसकी एसआरपी वैल्यू लोअर होगी, यानी कि हायर नेगेटिव या लोअर वैल्यू, ठीक है ना। तो जितनी कम एसआरपी वैल्यू होगी उतनी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, उतनी उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी ही उसके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मैं आपके सामने दो ग्रुप लिख रहा हूं ऑक्साइड्स के। एक मैंने लिखा है Li2O, दूसरा लिखा है CaO, तीसरा लिखा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फोर्थ लिखा है मैंने Al2O3। ये सारे के सारे स्टेबल ऑक्साइड्स हैं। देखो अब आप लोग ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ जाओगे, ये सारे के सारे स्टेबल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। स्टेबल ऑक्साइड कौन से हैं भाई? क्योंकि इनकी एसआरपी की वैल्यू लोअर होती है। ये सब के सब क्या होते हैं? ऑल हैव हायर नेगेटिव, इसको कैसे बोल सकते हैं, चलो लिख लो, लोअर एसआरपी और हायर नेगेटिव एसआरपी। सही बात है ना? हायर नेगेटिव बोल सकते हैं या लोअर एसआरपी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, हैंस नो डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। हीटिंग करने पर इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक्टिविटी ज्यादा है। सेकेंड ग्रुप ले लेते हैं आपका AgO, ठीक है, और आपका HgO, है ना। Ag का ऑक्साइड और Hg यानी कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ठीक है, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। ये लो भाई, ये आपका एक फैक्ट है कि ये डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ये हीटिंग करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुए? ये लेस स्टेबल हुए। कोई बात नहीं, लेस स्टेबल है तो ठीक है। क्यों है भाई? क्योंकि ये जो दोनों मेटल हैं आपके, ये क्या है, इनकी जो एसआरपी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव लिख लो या ग्रेटर वैल्यू लिख लो, है ना। तो ये इस तरह से है, जैसे आपका जो Ag2O है, Ag2O है, ये जो Ag2O का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन भी है हमारे सामने, जैसे हमने गर्म किया 2Ag प्लस में हाफ O2, ठीक है। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन हो जाता है हीटिंग पर। क्यों? क्योंकि इसकी जो एसआरपी वैल्यू है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स की, वो भी क्या है, कम है, ठीक है। तो ये सारा समझ में आया आपको? बताओ जरा, या नहीं आया? ओके। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है? ये हमने एक क्वेश्चन लिया था, और ये अब आपको ध्यान हो गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, और रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल्स का रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, नेगेटिव वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। लिथियम हाईएस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चापा मेटल्स की पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू होती है, ये काफी कम रिएक्टिव है। चापा मेटल कौन से हैं? कॉपर, Hg, Ag, प्लेटिनम और Au। ध्यान रखना भाई इनको, ठीक है। केवल यही मेटल ऐसे हैं जिनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होती है। मेटल का डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जानते हो, जिसकी एक्टिविटी ज्यादा, है ना, जिसकी एसआरपी वैल्यू कम, वो डिस्प्लेस कर देता है जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है। रिवर्स कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है नॉन मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, और वो लोअर एसआरपी वैल्यू वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, वो हम बात करेंगे उसके बाद में। अभी हम सिर्फ ये ले रहे हैं कि जो मेटल जितना ज्यादा, जो भी कोई भी मेटल है, यदि उसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ओके। तो दैट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो केवल चापा मेटल ऐसे हैं जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से, उसके अलावा बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी अभी हमने देख ही लिया, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो उतना ही ज्यादा डिस्प्लेस कर पाता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं।